রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। Health Express brought to you by Poroshmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol. নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জীব। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস, অর্থাৎ এক্সপ্রেস নিউজে সবথেকে বিশেষ অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস। আমরা কথা বলে থাকি বিশেষ কিছু রোগের দিক থেকে, এবং সেই রোগ আপনারা কি করে সংক্রমণ করতে পারেন এবং কোথায় গেলে সেই রোগের সঠিক আপনারা সলিউশন পাবেন এবং সঠিক সুরাহা পাবেন, কিভাবে পাবেন, কেন রোগ হয়, কি ধরনের রোগ হয়, এই সমস্ত রকমের কিন্তু আমরা এখানে পর্যালোচনা করে থাকি। এবং অবশ্যই আমাদের সাথে থাকেন কিছু বিজ্ঞ ডক্টররা আমাদের সাথে থাকেন, এবং সেই চিকিৎসকরা কিন্তু আমাদেরকে সরাসরি বলে দেয় যে কীভাবে যে প্রত্যেকটি কিছু বিশেষ রোগ থাকে যেগুলো কিন্তু বার্ধক্য হতে পারে, এবং যেগুলো কিন্তু বার্ধক্যজনিত হিসেবভাবে কিছু নানানভাবে পর্যালোচনা করতে পারে, এবং কি হতে পারে এবং তার কারণে কি হয় সেটাও কিন্তু আমরা অবশ্যই জানবো। কিন্তু আজকের আমাদের যে বিষয়টা আছে সেটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক বিষয়, সেটা হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট। এবং আমরা প্রতিদিন যদি দৈনন্দিন জীবনে দেখি যে আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে যদি আমরা পেপারে কিংবা খবরের পেপারে কিংবা টিভির পর্দায় যদি আমরা চোখ রাখি, আমরা কিন্তু দেখব যে অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু একদম খবরের শিরোনামে থাকে, এবং তার ফলে কি হয় যে দেখছি নানান কিছু রোগ এবং মৃত্যু, এবং এমন কিছু দিক থাকে যে একজন ব্যক্তির তার যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং তার যদি মাথায় লাগে কোনোভাবে, তার যদি কোনো রকম মস্তিষ্কে আঘাত লাগে, সেটা হতে পারে যে তখন হয়তো রক্ত প্রখর হলো না বা রক্ত সেক্ষেত্রে ব্লিডিং হলো না, এবং সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে একটা বড় রূপ আকার করে। আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি ঠিক কোন দিকটা বা কোন বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে আপনাদের সাথে অবশ্যই পরিচয় করে দেবো। এই মুহূর্তে আমার সাথে আছে আসানসোল হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল থেকে সিনিয়র কনসালটেন্ট ডক্টর मिलिंद कुमार संजालिया सर हमारे साथ आছেন। सर আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर एक्सप्रेस न्यूज़ का विशेष अनुष्ठान हेल्थ एक्सप्रेस में। सर हम लोग आज बात करेंगे कि एक्सीडेंट, आप तो जानते हैं जो नेचुरली एक्सीडेंट इट्स अ नॉर्मल थिंग एंड रेगुलर ये जो होता है, जब हम लोग रेगुलर देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, बाहर से जो कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं जो कि साधारण मानुष नहीं समझ पाता है, जैसे कि अगर उसको मस्तिष्क में अर्थात दिमाग में कुछ हैम्पर हो जाता है, उसको चोट लगता है, तब हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग नहीं होता है। बट जब हम धीरे धीरे देखते हैं, कभी कभी वो जाके कुछ एक बड़ा जगह पे पोजीशन लेता है, वहाँ से हो सकता है कुछ ट्यूमर हो सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो इस क्षेत्र में सर आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार। जो आज का टॉपिक है हेड इंजरी एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। एग्जैक्टली। तो हमारा जो देश है इंडिया, और इस तरह के जो लोअर सोशो इकोनॉमिक या लो इनकम कंट्रीज़ और पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है हमारे कंट्री में, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ पे। उसका रीज़न है कि पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रही है, प्लस व्हीकल्स पर फैमिली, जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पर फैमिली बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होने चाहिए वैसे इतना स्पीडी ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसी वजह से, ये सब रीजंस की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन चीज़ है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है हेड इंजरी, मतलब कि ब्रेन में चोट लगना। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, काफ़ी देखी जाती है। और ब्रेन इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने बताया कि बाहर से शायद कुछ ना भी दिखे, लेकिन बाहर से कोई चोट ना हो, लेकिन ब्रेन के अंदर कुछ सीरियस चीज़ हो सकती है, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, हेमरेज जिसे बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्रेन पे स्वेलिंग आना, ब्रेन पे सूजन जिसको बोलते हैं वो आना, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हो सकता है कि बाहर से ज़्यादा कुछ सीरियस चीज़ ना दिख रहे हो, लेकिन अंदर से पेशेंट में ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। और कुछ
केसेस में हो सकता है कि माइनर ब्रेन इंजरी भी हो, लेकिन उसको इनिशियल फेज में हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लेटर ऑन वो और सीरियस चीज़ में परिवर्तित हो सकती है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हेड इंजरी बहुत ही आम चीज़ है हमारे कंट्री में, और डे बाय डे आप देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट इस तरह के ट्रॉमा सेंटर्स में एडमिशन्स होते हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे कि मिलन सर आप बोले, बट कुछ कुछ क्षेत्रे हम देखते हैं कि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे अगर वो हेलमेट नहीं पहना होता है तो उसको डायरेक्ट एक प्रॉपर कुछ जगह होता है हम लोग का सिर में, जबकि साइड हेड हो गया, फिर बैक हेड हो गया, तो कि कौन सा पोजीशन ज़्यादा सेंसिटिव है, और अगर वहाँ पे कैसे चोट लगने, मतलब कितना ज़्यादा चोट लगने से इतना, या फिर कितना गहरा चोट लगने से क्या हो सकता है उस क्षेत्र में? हेलमेट जो है वो जो स्टडीज़ हुए उस हिसाब से 30 to 40% ऑफ केसेस में अगर आपने हेलमेट अच्छी क्वालिटी का और प्रॉपरली पहना है तो वो सीरियस इंजरी से आपको बचा सकता है। हो सकता है कि आपको माइनर इंजरीज लगे, आपको एडमिट भी होना पड़े, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म विथ मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ हो सकता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। तो एक हेलमेट बहुत ही प्रोटेक्टिव चीज़ है। और अगर हेलमेट नहीं पहना है तो किस तरह की चोट हो सकती है, तो उसमें हो सकता है कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट में चोट होना, खास करके ब्रेन के अंदरूनी पार्ट, जिसमें एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, जिसको बहुत ही सेंसिटिव पार्ट कहा जाता है, उसमें चोट लग सकती है सीरियसली। साथ में आपका ये जो सर्वाइकल पार्ट होता है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड्स होता है, उसमें भी चोट लग सकती है। तो ये सब जो कुछ वल्नरेबल एरियाज़ या तो ज़्यादा ही सेंसिटिव एरियाज़ है ब्रेन में, जिसमें चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो हेलमेट पहनने से ये सब चीज़ों से आप हो सकता है कि आपको सीरियस इंजरी ना हो। একদমই প্রিয় দর্শকদের আমি উদ্দেশ্যে জানিয়ে দেবো যে অবশ্যই কিন্তু হেলমেট পরে কিন্তু আপনারা গাড়ি চালাবেন, এবং প্রতিদিনে যে যানবাহন চলাফেরা করছে রাস্তার মধ্যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবসময় বলে থাকি, এবং সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে মেনে চলা উচিত। প্রতিনিয়ত কিন্তু হেলমেট কিন্তু শুধুমাত্র গাড়ির ডিকিতে কিংবা শোকেস রেখে কিন্তু রাখা উচিত নয়। কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো, আপনারা অবশ্যই হেলমেট পরে কিন্তু গাড়ি চলাচল বা আপনারা কিন্তু চলাফেরা করুন। এর ক্ষেত্রে কি হয় না, কিছু বিশেষ আপনারা কিন্তু বিপদ থেকে কিন্তু আপনারা সেখানে পিছিয়ে আসতে পারবেন এক পা। পাশাপাশি আমরা পরের প্রশ্নে যাব। नेक्स्ट प्रश्न है सर आपके पास हम लोगों का कि ब्रेन इंटरनेट तो सर बहुत हो सकता है, कुछ क्षेत्र में हम देखते हैं कि जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है बट वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि हम तो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं होता है, बट एक समय के बाद जब वो थोड़ा करके रिलीज होता है, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो क्या होता है इस क्षेत्र में? जो माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती है तो हो सकता है कि इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा चोट ना लगे और माइनर सिम्टम्स हो, कि जैसे कि थोड़ा बहुत सर दर्द होना, हेडेक होना या चक्कर आना, वर्टाइगो जैसा फील होना, डिजीनेस, इस तरह की चीज़ें माइनर्स होती है। और हम यूजुअली ऐसा समझते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं कॉन्शियस हूँ, चल फिर रहा हूँ, थोड़ा सा सर दर्द ही है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यूजुअली इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। लेकिन जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हेड इंजरीज होती है, इसको एटलीस्ट फॉर इनिशियल 24 to 36 आवर के लिए, भले ही सिम्टम्स माइनर हो, आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा भी फॉर अ फ्यू सेकंड्स और अ फ्यू मिनट्स लग रहा है कि आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और तो आप बेशुद्ध हुए हो, या तो आपको परसिस्टेंट नोजिया या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वर्टाइगो, डिजीनेस जैसा फील हो रहा है, तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड ना करें। आप सोचते हैं कि माइनर चीज़ें हो रही है, घर पे जाके रेस्ट करेंगे अच्छा हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। आपको एटलीस्ट जो नियर बाय हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जाके एटलीस्ट कंसल्टेशन करवाना चाहिए ट्रॉमा सर्जन, न्यूरो सर्जन के पास, और ज़रूरत के हिसाब से वो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ज़्यादातर जो मेडिकल गाइडलाइंस है इसमें कहा जाता है कि जो रिसेंट गाइडलाइंस है उस हिसाब के, क्योंकि भले ही पेशेंट को माइनर सिम्टम्स हो, एटलीस्ट फॉर 24 to 36 आवर के लिए इंडोर, मतलब एडमिट होकर डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें इनिशियल फेज़ में, इनिशियल टाइम्स में सिम्टम्स माइनर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है हो सकता है आपका ब्रेन के अंदर
ब्लीडिंग स्टार्ट हो, नया ब्लीडिंग हो सकता है, या जो छोटा सा ब्लीडिंग है वो साइज़ में बढ़ सकता है, ब्रेन के ऊपर स्वेलिंग आ सकता है और आपका कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन डिटोरेट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली 24 to 36 आवर में। तो इस दौरान, जिसको गोल्डन आवर्स कहा जाता है, आपको माइनर चीज़ें भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट कंसल्टेशन कराना चाहिए, और अगर डॉक्टर की एडवाइस हो तो उस हिसाब से एडमिशन करवाना चाहिए, और ज़रूरत के हिसाब से अगर लगे तो सीटी स्कैन और इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। एग्जैक्टली जैसे कि सर आप बोले कि आपको इमीडिएट जो कि पेशेंट के साथ अगर ऐसा होता है तो इमीडिएट आपको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। कंसल्टेंट जो होता है वो पूरा टोटली आपको एकदम ऑब्जर्वेशन पर रख के आपको काउंसलिंग किया जाता है। तो सर अगर आपके क्षेत्र में ऐसा क्या होता है, मतलब आसनसोल हॉस्पिटल में अगर आपके पेशेंट जाता है तो फर्स्ट आप क्या करवाते हैं, उसको सीटी स्कैन में बोलते हैं या फिर कुछ और तरीका होता है आपको प्रॉपर जांच करवाने के लिए? जो आपने बताया कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ हेल्थ वर्ल्ड आसनसोल हॉस्पिटल्स में, हमारे इमरजेंसी यूनिट में पर डे 4-5 केसेस ऑन एन एवरेज एक्सीडेंट विथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हेड इंजरीज के आते हैं। तो हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट रहता है जिसमें इमरजेंसी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस वगैरह ऑल द 24 आवर्स अवेलेबल्स रहते हैं। तो जैसे ही पेशेंट्स रिसीव होता है, पहले उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, उनके वाइटल्स जिसमें उनका ब्लड प्रेशर्स और बाकी पैरामीटर्स वगैरह सब चेक किया जाता है, बेसिक जो चीज़ें होती है। फिर उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है कि वो कितनी बातचीत कर पाते हैं, बेशुद्ध है कि नहीं है, वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले सीटी स्कैन ही ब्रेन के लिए किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में सीटी स्कैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में आपको कैसी चोट लगी है, कितना सीरियसनेस है, ब्लीडिंग हुआ है नहीं हुआ है, जो हमारा हड्डी है, जो स्कल बोन है यहाँ का, उसमें कोई फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको सीटी स्कैन से मिल जाती है। प्लस सीटी स्कैन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन इज़ रेडीली अवेलेबल। आजकल कहीं पे देखेंगे छोटे से छोटे सेंटर्स में भी सीटी स्कैन्स अवेलेबल्स होते हैं। प्लस सीटी स्कैन्स में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई। एमआरआई करने में एटलीस्ट 15-20 to 25 मिनट्स लगते हैं, एमआरआई विद इन 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और जो इमरजेंसी में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, खास करके सर्जन को, और ये जानना होता है कि भाई इमीडिएटली इमरजेंसी सर्जरी करना ज़रूरी है कि नहीं है, ये चीज़ें सीटी स्कैन से मिल जाती है। तो प्राइमरी स्टेबलाइजेशन, एग्जामिनेशन और सीटी स्कैन, ये एक सीक्वेंस होता है जो हर ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी रूम में हेड इंजरी पेशेंट के लिए फॉलो किया जाता है। एग्जैक्टली सर, बट साधारण कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन रह ही जाता है कि अगर एक्सीडेंट होता है, अगर उसको एक की बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है पर फिर भी उसको ब्रेन हैमरेज होता है इंटरनली, बट उसको ब्लीडिंग नहीं होता है, तो सर इसका कारण क्या है? मतलब ब्लीडिंग क्यों नहीं होता उस टाइम पे? ब्लीडिंग मतलब एक्सटर्नली ब्लीडिंग हो सकता है कि पेशेंट को ना हो, कि बाहर से ब्लीडिंग ना दिख रहा हो, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। ब्रेन के आसपास एक बहुत ही मजबूत बोन, मतलब हड्डी बना हुआ है जिसको स्कल बोन कहा जाता है, तो उसके अंदर वो पूरा प्रोटेक्ट है। तो हो सकता है कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो, जब आपको ट्रॉमा होता है, लगता है एक्सीडेंट होता है, तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। उसके अंदर जो छोटी छोटी वेंस होती है उसमें कहीं फट जाती है, या तो फिर ब्रेन के अंदरूनी पार्ट में चोट लग जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाता है। लेकिन आसपास जो स्कल बोन होता है वो बहुत ही रिजिड और टफ स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बाहर ब्लीडिंग ना आए और बाहर ब्लीडिंग ज़्यादा विजिबल ना हो। लेकिन हो सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर, स्कल के अंदर बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो। तो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है जिसके आसपास बहुत ही मजबूत हड्डी होती है जिसकी वजह से बाहर ब्लीडिंग नहीं आता है, लेकिन उसके अंदरूनी तरफ ब्लीडिंग जमा होता रहता है और ब्रेन के ऊपर वो दबाव और प्रेशर करता है और उस हिसाब से पेशेंट की कंडीशंस खराब हो सकती हैं। एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं हेल्थ एक्सप्रेस। अभी हम लोग के साथ है सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मिलन कुमार संजालिया सर, आसनसोल दुर्गापुर से है, या फिर आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल से सर आप बात कर रहे हैं। बट हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि एक्सीडेंट से नेचुरली क्या हो सकता है। हम लोग अगर रेगुलर केसेस में देखें तो ज़्यादातर जो केसेस में रहता है वो है इंटरनल ब्रेन हैमरेज। जैसे कि हम लोग का सर के साथ कुछ पहले ही बात किए हैं कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, या फिर इंटरनल या फिर आउटकम में इसका क्या हो सकता है। अगर ब्लड नहीं निकलता है तो क्या हो सकता है, अगर वो 1 साल बाद आपको जानने को आए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको हेडेक हो रहा है, आपको कुछ घबराहट सी हो रही है सर, तो ऐसे भी बहुत केसेस होता है कि जिसको 1 साल बाद उसको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके ख्याल में मतलब क्या क्या सिम्टम हो सकता है सर इसका, अगर ब्रेन में प्रॉपर जगह पे वो ब्रेन में जो
ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती है, भले ही आपको सीवियर इंजरी ना लगी हो या तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म पेशेंट्स को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेन में कौन सी जगह पे चोट लगी है तो उस हिसाब से पैरालिसिस रह जाना, किसी राइट साइड लेफ्ट साइड हो सकता है पैरालिसिस, फिर ज़्यादा सीवियर हो, चल भी ना पाए, या तो फिर माइनर वीकनेस जैसा फील होना, या फिर मेमोरी में प्रॉब्लम होना, बिहेवियर चेंज हो जाना, या फिर एक एंजाइटी जैसा फील होना, लो ग्रेड मतलब हेडेक होना, मतलब ज़्यादा सीवियर हेडेक नहीं होगा लेकिन पेशेंट को फील होता रहेगा कि इज़ नॉट फीलिंग वेल और थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है। ये सब चीज़ें माइनर हेड इंजरीज में लॉन्ग टर्म सिक्वली में ये सब चीज़ें हो सकती है, जिसकी रेगुलर काउंसलिंग, कंसल्टेशन और कुछ मेडिकल मैनेजमेंट से उनको ट्रीट किया जा सकता है। जी, बट एक ह्यूमन बॉडी में सबसे मतलब नाजुक या फिर सबसे सेंसिटिव एरिया क्या होता है सर, और अगर वहाँ पे डायरेक्टली हिट करता है तो फिर उसके क्या होता है, उसके रिफ्लेक्शन में क्या होता है सर? ब्रेन तो देखेंगे कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरा हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, तो एज सच पूरा ब्रेन ही हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है, और ब्रेन में कहीं पे भी चोट लगेगी, फिर वो माइनर हो या मेजर हो, तो पूरे बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट तो उसका दिखता ही दिखता है। जैसे कि इसके पहले भी आप बोले कि ब्रेन में कुछ प्रॉपर एरिया होता है जो कि बहुत ही डिवाइडेड रहता है, जैसे कि सब पहले ही बोले, मैं फिर से एक बार इसको इलैबोरेट कर दे रहा हूँ कि एक एक्सीडेंट के कारण अगर आपको पूरा बॉडी में कोई कहीं भी लगता है, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में सबसे नाजुक या फिर सबसे सेंसिटिव एरिया है हम लोग का ब्रेन। तो ब्रेन में अगर आप पर्टिकुलर कौन सा चीज़ नाजुक है या फिर कौन सा एरिया सबसे नाजुक है और वहाँ पे अगर लगता है तो फिर क्या होता है, वही हम सर से जान रहे थे। सर आप जहाँ से थे अब आप पे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ब्रेन में जो उनके फंक्शंस होते हैं उस हिसाब से ब्रेन में डिवाइड होता है कि ब्रेन का एक पार्ट जो होता है वहाँ से हमारी लैंग्वेज या को बोलने की चीज़ कंट्रोल होती है, कोई एरिया से हमारा देखने का विज़न कंट्रोल होता है, और कुछ बहुत ही नाजुक एरिया होता है, जैसे कि कहा जाता है ब्रेन स्टेम करके एक ब्रेन का इंटरनल पार्ट होता है विच इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया, जहाँ से हमारा ऑलमोस्ट जो एकदम क्रिटिकल चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट, हार्ट का फंक्शन वगैरह कंट्रोल होता है, रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेने की चीज़ें कंट्रोल होती है, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल मतलब हम कितना शुद्ध में है, बेशुद्ध में रहते हैं, हमारा दिन में जागना, रात में सो जाना, इस तरह की जो स्लीप साइकिल्स होती है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होती है। जब किसी भी एक्सीडेंट में, खास करके हाई वेलोसिटी मतलब जो स्पीड में, बहुत स्पीड में कोई जा रहा है व्हीकल और उनका एक्सीडेंट होता है, उसमें इस एरिया में चोट लगने की ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसमें जो चोट लग रहा है उसमें प्रॉब्लम है कि एक तो हम उसको सर्जरी के साथ रिपेयर भी नहीं कर पाते और उसमें सर्जरी का ऑप्शंस नहीं रहता है। जो चीज़ें हो आपको मेडिकल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट से ही करना है। और इस एरिया में जब चोट लगती है, भले ही चोट हो ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, लेकिन उसका बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हो सकता है कि पेशेंट होश में ना हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, आईसीयू में रखना पड़े, या फिर हो सकता है कि उनको पैरालिसिस हो जाए या फिर लॉन्ग टर्म पैरालिसिस रह जाए, लॉन्ग टर्म खाने पीने में, सांस लेने में दिक्कत रहे, उस हिसाब से उनको नलिया वगैरह लगी रहेगी लाइफ लॉन्ग, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो एक ब्रेन स्टेम करके बहुत ही नाजुक एरिया होता है जिसमें चोट लगने से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं। अच्छा, तो सर अगर एक्सीडेंट होता है किसी पर्सन को और अगर उसको ब्रेन पे एक ही बहुत ही सेंसिटिव एरिया में अगर उसको चोट लगता है, तो फिर क्या उसका कोमा पे जाने का एक लक्षण हो सकता है या फिर जा सकता है? और अगर जाता भी है तो वहाँ से क्या बैक आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है सर? हाँ, जो कुछ ब्रेन के सेंसिटिव एरियाज होते हैं और कुछ ब्रेन की जो चोट होती है, खास करके एक टर्म्स है जिसको कहा जाता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, इस तरह की जो चोट होती है इसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, आईसीयू में पेशेंट रहता है। अब उसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा, पेशेंट बाहर आ पाएगा कोमा से कि नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो चोट लगी है वो कितनी, उसकी सिवियरिटी कितनी है। यूजुअली हम अगर बात करें तो उसको हम 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस चोट नहीं, मॉडरेट मतलब इन बिटवीन है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं, और एक होता है सीवियर जो बहुत ही गंभीर चोट है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चोट लगी है, उस हिसाब से पेशेंट का लॉन्ग टर्म रिकवरी के चांसेस रहते हैं। प्लस कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट का एज क्या है,
पेशेंट को साथ में कोमोर्बिडिटीज़ मतलब और बीमारीज क्या है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिकवरी हो पाएगा क्या नहीं होगा। कुछ सीरियस चोट होती है, खास करके डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज और इस तरह की चोटें जो उसमें सीवियर ग्रेड होता है, प्लस ओल्ड एज पेशेंट रहा 65-70 ईयर्स एज, प्लस साथ में अगर उनको और भी बीमारीज है, तो ऐसे पेशेंट में रिकवर हो पाना और अच्छा रिजल्ट हो पाना इवन इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर में और विथ बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ भी मुश्किल रहता है कभी कभी। ओके सर, बहुत ज़्यादा नींद आना या फिर एक गहरा चोट या फिर थोड़ा हड़बड़ाहट, बहुत ज़्यादा नींद आना, ये सब एक सिम्टम्स हो सकता है इसके अलावा? जनरली ये सब चीज़ें तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट को चोट लग जाती है तो एक टर्म होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो उसको लाइफ लॉन्ग बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, उसको एक आघात लग जाता है। कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होता है सर। जी जी, एक वॉमिटिंग वगैरह तो इनिशियल फेज में ट्रॉमा होने के बाद भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक होना, हेडेक होना, कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाना, या फिर किसी एक साइड पर पैरालिसिस होना, नमनेस फील होना, हाथ पैर में वीकनेस होना, ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, तो इसके अलावा सर एक अगर जैसे कि आप बोले कि कोमा पे अगर कोई इंसान 2 साल या फिर 3 साल है, उसको वहाँ से रिकवर करने का भी ये पॉसिबिलिटी है, कोई चांसेस है? बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट, ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन को जो चोट लगती है फिर उसमें सर्जरी की ज़रूरत हो या ना हो तो डिपेंड करता है कि किस तरह की चोट है, लेकिन अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म तक बीमार रहता है तो जो स्टडीज़ हुए उस हिसाब से पेशेंट का रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम अप टू 1 ईयर होते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि आपका जिस डेट से एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, उससे मैक्सिमम 1 ईयर तक आपका रिकवरी के चांस रहता है। 1 ईयर के बाद बहुत ही निग्लिजिबल चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 1000-5000 केसेस में एक हो भी सकता है, बट इट इज़ वेरी लेस। लेकिन आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी हो, जहाँ तक हो सकता है वो 1 साल तक होता है। तो कुछ पेशेंट में 1 साल तक रिकवरी होता है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि उसमें वो बोलने में दिक्कत है, चलने में पैरालिसिस की वजह से दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, वो समझ नहीं पाता है चीज़ें ज़्यादा जितनी अच्छी तरह से समझना चाहिए उतना, ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। तो 1 साल के बाद विथ ट्रीटमेंट, विथ पॉसिबल ऑल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल मैनेजमेंट के साथ भी ऐसे केसेस में रिकवर 1 ईयर के बाद होना मुश्किल होता है। और जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कोमा में आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट्स पे रहते हैं, उनका 1 ईयर के बाद रिकवर हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नो डाउट कुछ एक्सेप्शनल केसेस दुनिया में हुए रहते हैं कि भाई इनका हो सकता है, बट ज़्यादा से आप बोल सकते हैं अप टू 99% ऑफ द केसेस में चांसेस बहुत कम होते हैं ये 1 ईयर के बाद रिकवर हो पाना। ओके, तो अगर पेशेंट कोमा में है, स्पेशली कोमा में है, तो अगर वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे आप लोग उसको कैसे बैकअप देते हैं, या फिर आपका क्या काम बैक साइड चलता है जो कि एक इंसान को प्रॉपरली एक नॉर्मल हो सकता है, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं सर? यूजुअली देखिए कि जब पेशेंट लॉन्ग टर्म कोमा में रहता है, कोमा मतलब कि वो खुद से अपना चल नहीं पा रहा है, बातें समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पाता है, खुद से अपना लाइफ टाइम डेली टू डेली जो एक्टिविटीज़ होना है कि अपना ध्यान रखना, यूरिन वगैरह के लिए पास करके जाना, चलना फिरना, खुद से खा पाना, जो डेली एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाता है, और तो फिर उसको एक लाइफ लॉन्ग नर्सिंग केयर और उस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती है जो दे सकते, उनको रेगुलर फिजियोथेरापी करवाना, नर्सिंग केयर देना यूरिन के लिए, और उसकी वगैरह पाइप्स लगी रहती है, खाने के लिए पाइप्स होती है तो वहाँ से खाना देना रहता है पाइप से। तो इस तरह का लॉन्ग टर्म नर्सिंग केयर देख के फिजियोथेरापी के साथ हम उनको ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं, बट इनके साथ भी उनका कितना इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होना वो कहना मुश्किल होता है। बट उनका एक है कि जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है कि न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहे, उनका बॉडी एटलीस्ट मेंटेन रहे, और उनका फिजियोथेरापी वगैरह से भी उनका मोबिलाइजेशन, व्हीलचेयर पे बिठा के घुमाना फिराना, व्हीलचेयर मोबिलाइजेशन करना, ये सब चीज़ें आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। फिर हो सकता है कि अगर उनके रिलेटेड पेशेंट्स के जो घर वाले और हाउस मेंबर्स होते हैं वो अफोर्डेबल हो, तो घर पे भी एक सब इस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह करके घर पे भी काफ़ी लोग इस तरह का चीज़ें करते हैं, क्योंकि फिर आप इसका कोई एंड नहीं है कि आप 1 साल 2 साल आप कितने साल हॉस्पिटल्स में रखें, पर जब लगे कि आप पेशेंट इससे ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो सकते या मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन हो चुका है, अब इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम है, तो फिर एक नर्सिंग केयर प्लान के साथ उनको घर पे शिफ्ट करके फर्दर केयर प्रोवाइड करना हो सकता है। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सर्वाइव करने टू मच
टफ जॉब हो जाता है इस मुकाम पे। पर आप एज अ डॉक्टर एक नॉर्मल इंसान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसका अगर ऐसा कुछ होता है और लाइफ स्टाइल लीड कैसे करना होता है एज अ हेल्थ इशू, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर आप ब्रेन में, तो फिर आप एज अ फीडबैक क्या बोलना चाहेंगे एज अ टिप्स? देखिए कि ब्रेन इंजरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होने वाली जो इंजरीज होती है, और उसमें सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं कहूँगा मैं, बट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी मतलब ब्रेन में चोट लगना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मोस्ट कॉमन होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर हो गया कि फॉल फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से गिर जाना, खास करके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर लोग काम करते हैं वो भी कोई ऊपर से हाइट से गिर जाता है कंपनीज वगैरह में, या फिर खास करके कुछ फिजिकल असॉल्ट, मारामारी के केस होती है, उसमें भी चोट लग सकती है। में तो बहुत सारे केसेस के रीजंस हो सकते हैं ब्रेन में चोट लगने की वजह से। अब उसका जो मैसेज तो यही है कि ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि इसका कोई एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप हो सकता है कि कुछ केसेस में सर्जरी के द्वारा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, किसी में मेडिकल मैनेजमेंट बिना सर्जरी के मिल सकता है। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सीवियर जो इंजरीज होती है उसमें अप टू द मार्क या तो जो एक्सपेक्टेशन होता है उस हिसाब से रिजल्ट ना भी मिले, कुछ ना कुछ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रह जाए, तो बेटर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर टू ट्राई टू अवॉइड द ब्रेन इंजरीज। उसमें हो गया कि हेलमेट पहनना, अच्छी क्वालिटी का आपके हेड साइज़ के हिसाब से पहनना, उसका जो स्ट्रैप होता है उसको लगाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ओवर स्पीडिंग ना करना, जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना। आप कोई व्हीकल को ओवरटेक कर रहे तो उस टाइम पे ध्यान रखना, तो जो एक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है जिससे आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अवॉइड कर पाए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द बेस्ट थिंग टू प्रिवेंट द ब्रेन इंजरीज। और कंस्ट्रक्शन साइट और जो इस तरह के साइट्स होते हैं जहाँ पे लोग ऊपर से गिर जाते हैं, इस तरह की चोट्स लगती है, उसमें भी जो आजकल तो काफ़ी इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसको पहन के ही जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इस तरह के लेबर के, उनको फॉलो करना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादा सीरियस चोट ना लगे। स्पोर्ट्स इंजरीज भी हो सकती है, तो स्पोर्ट्स में भी जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो जितना हो सके आप तो जो भी फील्ड में उसमें आपको ब्रेन इंजरीज को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपको कोई सीरियस चोट ना लगे और आपको लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। दैट इज़ द मैसेज फॉर टुडे। एग्जैक्टली, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आप जो नोट दिए अभी टिप्स, बट इसके हालांकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सीडेंट के केस में हो सकता है या फिर कुछ भी हाइट से गिरना, या जैसे कि सर ने बोले कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक्चुअली सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर गाइडेंस से। तो आप लोग ऑब्वियसली आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल पर जा सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर मिलिंद कुमार संजालिया सर होगा, सीनियर कंसल्टेंट पर्सन न्यूरोलॉजी। आप वहाँ से सर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जाके टोटली आप जो इसके बारे में है कि क्या क्या हो सकता है एंड उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है, आप टोटली आपको जानने को मिल जाएगा। तो सर जैसे कि ब्रेन हैमरेज हो गया, इसका तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स भी होता है कि अगर किसी को होता है तो आप लोग तो वहाँ पे OT भी करवा सकते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन भी होता है। तो सर उस साइड में आप क्या बोलना चाहेंगे? ब्रेन इंजरीज जो होती है किसी भी चोट की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हो, और मोस्ट कॉमन जैसे हमने डिस्कस किया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में जो ब्लीडिंग हुआ है वो किस तरह का है। अब वो बाहर से तो दिखता नहीं है, उसको डायग्नोस करने के लिए या तो उसको बारे में जानने के लिए CT स्कैन किया जाता है। CT स्कैन में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है कि ब्रेन कैसा है, आपका ब्रेन नॉर्मल है, उसमें कोई चोट लगा है कि नहीं लगा है। और जो हेमरेज होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, अगर उसको मेडिकल टर्म्स में आप डिफाइन करेंगे तो 2-3 तरह के हो सकते हैं उसमें, जैसे कि कॉमन हुआ कि EDH एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, ब्रेन के इंटरनल पार्ट में हेमरेज होना जिसको ब्रेन कंट्यूजन स्वेलिंग कहते हैं। तो इस तरह की सब चोट्स लग सकती है जो हम CT स्कैन में देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रेन में किस तरह का हेमरेज है। ठीक है, आप पेशेंट या उनके रिलेटिव्स या एक नॉर्मल आदमी के लिए ब्रेन हेमरेज दैट इज़ इनफ कि भाई ब्रेन हेमरेज है, लेकिन मेडिकल्स में आप जब अंदर की तरफ जाएंगे तो मेडिकल्स में साइंस के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, इंट्रापेरेंकाइमल हेमरेज, ब्रेन कंट्यूजन, स्वेलिंग्स, इस तरह के। फिर डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स, ये किस तरह का हेमरेज है, उसका साइज़ क्या है, उस हिसाब से उसके आगे ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है, या तो बिना सर्जरी से ही वो ठीक हो सकता है, या तो अभी हम उसको ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट से कर रहे हैं बिना सर्जरी से। हो सकता है कि उसकी कंडीशन और बिगड़े कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन बाद और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
एग्जैक्टली तो सर अगर ब्रेन हैमरेज किसी को होता है तो वो उसको तो बेसिकली ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो ट्रांजिशन होकर फुल बॉडी में उसको रिएक्शन हो सकता है, या फिर एक इंसान को डेथ के भी केसेस में हो सकता है, ऐसा भी क्या पॉसिबिलिटी होता है? जी जी, वो तो डिपेंड करता है कितना बड़ा ब्रेन में चोट लगा है, हेमरेज। काफ़ी चीज़ें आप देखते होते हैं कि ब्रेन जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं पेशेंट्स को इतनी सिवियर चोट लग जाती है कि वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते भी डेथ होती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का चोट लगा है, कितना बड़ा हेमरेज है, ब्रेन में कितनी सिवियर चोट है। कुछ जो नाजुक एरियाज ब्रेन के होते हैं उसमें चोट लगना, या तो ब्रेन में एक साथ बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो जाना, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। अगर विद इन अ फ्यू आवर्स, मान लीजिए कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ पे पहुंचते पहुंचते ही आधा घंटा 1 घंटा हो गया और इतना बड़ा ब्लीडिंग एक साथ हो गया है, तो पेशेंट कैन डाई ऑल्सो, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। अच्छा, तो बेसिकली अगर उसको डिपेंड करता है कि उसका कैसा ब्रेन हैमरेज हुआ है या फिर उसका क्या प्रॉब्लम हुआ है। इस क्षेत्र में क्या सर आप लोग चेकअप करके उसको टोटली हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं? हाँ, वो पेशेंट जैसे हमने डिस्कस किया, इमरजेंसी में आने के बाद उसका पूरा इवेल्यूशन होकर सीटी स्कैन होने के बाद डिपेंडिंग अपन की किस तरह का हेमरेज है, जैसे हमने अभी स्टेप बाय स्टेप फुल क्राइटेरियाज में होता है वो। जी हाँ, जैसे पेशेंट आया तो पहले उनका स्टेबलाइजेशन करना, अच्छा। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशंस और ब्लड प्रेशर्स वगैरह स्टेबलाइज करना, उनका पूरा एग्जामिनेशन करना। क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ऐसे केसेस होते हैं कि उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ पहले दिखता है कि ब्रेन में कोई चोट लगा कि नहीं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, से अबाउट 30% ऑफ द पेशेंट, जिसमें ब्रेन के साथ साथ शरीर के अन्य पार्ट में भी चोट लगी हुई होती है। तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता, हमको पूरा एज अ पेशेंट देखना होता है कि उसको ब्रेन में तो चोट लगी है, उसका तो इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन करना ही है, प्लस हो सकता है उसको साथ में स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा हो, लंग्स में चोट लगा हो, पेट में चोट लगा हो, या कहीं हाथ पैर में कोई हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती। तो स्टेबलाइजेशन के बाद उनका सीटी स्कैन होना, या तो जिस पार्ट का सीटी स्कैन है, ब्रेन, लंग्स का, पेट का होना, एक्सरे वगैरह करना, अगर कोई फ्रैक्चर है कि नहीं उसके बारे में जानने के लिए ये सब चीज़ें करनी होती है। उसके बाद सीटी स्कैन, अगर सिर्फ हम ब्रेन इंजरी की बात करें अभी के लिए, तो ब्रेन में किस तरह का हेमरेज है वो सीटी स्कैन के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर अगर उसको लगे कि इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो उसको एडमिट करके उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ पेशेंट्स को होता है कि भाई ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद से फॉर आफ्टर 12 आवर्स 24 आवर्स रिपीट सीटी स्कैन किया जाता है कि जो चोट लगी थी वो साइज़ में बढ़ तो नहीं रही ना, कि जो हेमरेज हुआ था भले ही पहले सीटी स्कैन में छोटा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ घंटों बाद या दूसरे दिन बढ़ जाए, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रख के वापस सीटी स्कैन करके उसको मॉनिटर किया जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ही बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो जाता है, या तो हड्डी में फ्रैक्चर होता है स्कल बोन में, उसी टाइम सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, टाइम भी नहीं होता, उसका इमरजेंसी में ही सर्जरी किया जाता है। अलग अलग टाइप्स की इमरजेंसी सर्जरीज होती है, जिसमें मेन होता है कि क्रेनियोटॉमी करना, मतलब हमारा जो हड्डी है स्कल का उसको ओपन करके अंदर से ब्लड क्लॉट जो हो गया उसको निकालना, या तो कोई फ्रैक्चर है तो उसको रिपेयर करना, ब्रेन में कोई चोट लगी है तो उसको अगर जितना हद तक रिपेयर कर पाते तो रिपेयर करना। ऐसे बहुत सारी सर्जरीज होती है। तो कुछ सर्जरीज जो होती है हमको इमरजेंसी में करनी पड़ती है, क्योंकि पहले से ही पेशेंट सीरियस होता है, ब्लीडिंग बहुत बड़ा होता है उस टाइम पे। कुछ पेशेंट आफ्टर एडमिशन, आफ्टर सीटी, पेशेंट की कंडीशन स्टेबलाइज होने के बाद अगर माइल्ड इंजरी है तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर इनका इंप्रूवमेंट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो कुछ दिनों के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाए। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको इनिशियली माइल्ड इंजरीज होती है, लेकिन एडमिट होने के बाद हो सकता है कि कुछ घंटों बाद या दूसरे तीसरे दिन का कंडीशन बिगड़ रहा है, उस हिसाब से दूसरा या तीसरा सीटी स्कैन जो किया जाता है उसमें चेंजेस है, जो चोट लगी थी वो साइज़ में बढ़ गए है, जो ब्लीडिंग हुआ था ब्रेन के अंदर, ब्रेन हेमरेज वो साइज़ में बढ़ गया, और उस हिसाब से पेशेंट का कंडीशन डिटोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उनको लेटर ऑन भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे पेशेंट्स के लिए टाइम टू टाइम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में पहुंचना, उनका इवेल्यूशन और सीटी स्कैन हो जाना, उनका एडमिशन की ज़रूरत तो एडमिट होकर ऑब्जर्वेशन होना, और अगर उनका ज़रूरत हो तो सर्जरी होना, ये सब चीज़ें सीक्वेंस में होने के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, या तो उनका जो मैक्सिमम रिकवरी का चांसेस होते हैं वो पॉसिबल हो सकता है। डिले जितना करेंगे हॉस्पिटल पहुंचने में, हॉस्पिटल पहुंच के एडमिट होने में, हॉस्पिटल पहुंच के जो सीटी स्कैन्स वगैरह ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशंस की वो करने में, उतना ही आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, उतना ही आपका रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं।
एग्जैक्टली बहुत ही इलेबोरेटरी सर ने बोले, बट एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत है। हम लोग का जो आज का टॉपिक है ब्रेन हैमरेज को लेके, एक्सीडेंट को लेके बहुत क्वेश्चन है, बट समय बहुत कम है। बट लौट के आएंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर के लौट आते हैं। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কন্যাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কন্যাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কন্যাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। लौट के आए एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप लोग देख रहे हैं हेल्थ एक्सप्रेस। आज का हम लोग का टॉपिक है ब्रेन हैमरेज। एटलीस्ट एक एक्सीडेंट में क्या क्या हो सकता है एक पेशेंट को, या फिर उसका क्या क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हो सकता है, उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एंड उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम लोग वो भी इलेबोरेटली बोल रहे हैं। हम लोग के साथ आसानसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल से हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मिलिंद कुमार संजालिया सर हम लोग के साथ है। एंड हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इसका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, या फिर ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि रेगुलर केसेस में ये सबसे मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि एक्सीडेंट में किसी का कुछ हादसा या फिर ब्रेन में कुछ इंटरनल इशू होना। तो सर गोल्डन अवेयरनेस जो है, हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में गोल्डन अवेयरनेस ज़्यादा कि एक मेडिकल टर्म में होता है कि गोल्डन अवेयरनेस क्या है। तो सर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली गोल्डन आवर्स होता है। गोल्डन आवर्स मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है कि आपको उसको उसके अंदर ही हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि विद इन 3 आवर्स ऑफ टाइम्स अगर आपको कोई चोट लगती है, अगर आपको माइनर सिम्टम्स भी है, तो वो गोल्डन पीरियड या गोल्डन आवर्स का क्राइटेरिया होता है कि आपको उसके अंदर ही हॉस्पिटल पहुंच के इमरजेंसी में सीटी स्कैन या जो करवा लेंगे तो आपको डायग्नोस तुरंत हो जाएगा कि आपको किस तरह की चोट लगी है, और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। माइनर सिम्टम्स को आप अवॉइड करेंगे, लगता है कि रेस्ट कर लेंगे, हेडेक ही हो रहा है, इस तरह की माइनर चीज़ें ही हो रहा है। और गोल्डन आवर्स का जो है कि इनिशियल आवर्स अगर आपने मिस कर दिए, फिर अगर आपको घर जाने के बाद या तो रेस्ट करने के बाद अगर आपको सीरियसनेस बढ़ता है, अगर आपको लगता है कि अब पहुँचे, तो हो सकता है ब्रेन में उस टाइम में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया उस तक पहुंचते पहुंचते। तो एक गोल्डन आवर्स पीरियड होता है कि उसी टाइम में हो सके, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद ही अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह का चोट ब्रेन में लगा है, भले ही उस टाइम पे अगर सिम्टम्स अगर आपको माइनर हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा, तो विद इन अ फ्यू आवर्स रीच टू द हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहिए, कंसल्टेशन करके उसका आगे ट्रीटमेंट और ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गोल्डन आवर के बाद अगर कुछ पेशेंट्स आपके पास आता है तो उस क्षेत्र में आप लोग क्या करते हैं? गोल्डन आवर्स के बाद आते हैं तब भी प्रॉब्लम्स ये है कि उसमें टाइम निकल जाता है। एटलीस्ट जो आएंगे तो जो प्रोटोकॉल है वो तो एटलीस्ट सेम ही रहता है कि और भी क्रिटिकल हो जाता है। जी वही कि अगर आप
हो सकता है कि जो पेशेंट माइनर सिम्टम्स कि जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग या तो थोड़ा चक्कर आना, वर्टाइगो होना या डिजीनेस होना, उसके साथ हॉस्पिटल पहुंचता, सेम पेशेंट अगर उसने 6 आवर मिस कर दिया तो हो सकता है कि अनकॉन्शियस होकर हॉस्पिटल में पहुंचे। तो वो उनका हॉस्पिटल पहुंचने का जो कंडीशन होता है वो चेंज हो जाता है, और जितना अच्छा कंडीशन में आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। जितना लेट करेंगे, जितना सीरियस कंडीशन में आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, इवन आफ्टर सर्जरी उसमें रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए लेट नहीं करना नहीं चाहिए। खास करके जो हमारा हॉस्पिटल है आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे जो नेबरिंग स्टेट झारखंड वगैरह के इंटीरियर पार्ट से जो पेशेंट आते हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी आवर्स निकल जाते हैं। तो उनका वही कहना होता है कि सर जब हम घर से निकले थे तब बातचीत कर रहे थे, सर दर्द बता रहे थे और कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रहा था, हम एम्बुलेंस में निकले, यहाँ पहुँचते पहुँचते 3 घंटे हो गए, लेकिन रास्ते में ही पहुँचते पहुँचते उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया और अब तो आँख भी नहीं खुल रही। तो एक टाइम निकल जाता है। अच्छा। तो जितना जल्दी टाइम एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे, आपको मिनिमल सिम्टम्स होगा, आप तुरंत डायग्नोस हो जाएगा और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली सर सीटी स्कैन जो होता है और EMRI जो होता है, इसका डिफरेंस में आप क्या बोलना चाहेंगे? सीटी स्कैन, MRI दोनों ही एक जांच की चीज़ें हैं, मतलब डायग्नोस्टिक टूल है, मतलब जांच के साधन है जिससे हम हमारे ब्रेन के अंदर या तो शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने रोल है। जैसे कि MRI वगैरह जो है वो है कि ब्रेन की जो कुछ अलग बीमारियां जो होती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो जाना, ब्रेन के कोई पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंच रहा है जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, इस्केमिक स्ट्रोक, या फिर और कुछ अलग तरह की बीमारीज होती है जिसमें MRI का रोल होता है और MRI होता है। जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या ब्रेन में चोट लगना, उसके लिए CT स्कैन इनफ है और CT स्कैन में ही हमको ज़्यादातर चीज़ें जानने को मिल जाती है। तो इमरजेंसी में इस तरह के पेशेंट में इनिशियल फेज में CT स्कैन ही किया जाता है, CT स्कैन से ही जो जानकारी चाहिए वो मिल जाती है। MRI का रोल उसके बाद में आता है। मान लीजिए कि पेशेंट एडमिट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से MRI किया जाता है, लेकिन ब्रेन इंजरी में फर्स्ट इज CT स्कैन। ओके, तो सर OT या फिर जिसको अस्त्रप्रचार बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ भी केसेस में वो हो सकता है, तो उसमें वहाँ पे आप लोग का मोटिव क्या रहता है? एक्चुअली इसको सरवाइव करना है या फिर इसको प्रॉपरली ठीक करके ले आना है, या फिर उसका कंडीशंस में होता है? हम जानते हैं कि कंडीशंस के अनुसार आप लोग डिसाइड लेते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है एक प्रॉपर गाइडेंस में या फिर प्रॉपर एक रोगी को ठीक करने के लिए? सर्जरी जो आप पूछ रहे हैं, तो ब्रेन सर्जरीज में वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हमने आगे बताया कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है, कितनी साइज का हेमरेज और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स हो। कुछ पेशेंट पूरे कॉन्शियस होते हैं लेकिन उनको एक साइड पैरालिसिस होता है, खास करके एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज करके जो चीज़ होती है उसमें, तो वो उनको जो एक साइड का भले वो बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे सब कुछ, लेकिन जो उनको पैरालिसिस हो वो मेडिसिन से या ठीक नहीं होगा, उनको सर्जरी लगेगा। आप उनको जो ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया उसको रिमूव करेंगे तभी उनका वो पैरालिसिस ठीक होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सीरियस कंडीशन में आते हैं, कोमा में पहुंच जाते हैं, सर्जरी से भी रिकवरी की चांस कम होता है, उसमें एक चांस लेना होता है कि सर्जरी करेंगे, ब्रेन को जो चोट लगी है उसको रिकवरी करने का स्टार्ट करें। हो सकता है कि पेशेंट का लेटर ऑन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो और पेशेंट कॉन्शियस हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन और पेशेंट को किस तरह की चोट लगी उस हिसाब से CT स्कैन देख के किस तरह का सर्जरी करना है वो डिसाइड किया जाता है। ओके, तो सर जैसे कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि रोड एक्सीडेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एक हेलमेट। तो अगर जो गाड़ी चला रहा है उसको तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, हालांकि पहले जो पीछे बैठा है वो उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है हेलमेट की। तो इस हेलमेट की इम्पोर्टेंस में आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो फिर अगर आप जो ड्राइवर है उसके लिए तो है ही है, लेकिन जो पिलियन सीटर है, मतलब जो पीछे की तरफ बैठ रहा है, जो पीछे की सवार है, उसके लिए भी हेलमेट उतना ही ज़रूरी है। और जो स्टडीज़ हुए हैं इंडिया में और बाहर के देशों में भी, उसमें मैंने जैसे बताया कि हेलमेट एटलीस्ट 40% ऑफ द केसेस में सीरियस ब्रेन इंजरीज को प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं कि आपने हेलमेट पहना है तो आपको चोट नहीं लगेगी, खरोच नहीं लगेगी या यहाँ कट नहीं लगेगा। हो सकता है आपको काफ़ी सारी चोट बाहर से दिखने वाली लगे, लेकिन अंदरूनी ब्रेन के अंदर जो सीरियस चोट होती है उसको लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और एटलीस्ट 40% केसेस में वो प्रिवेंट हो जाते हैं। तो एक ड्राइवर के लिए प्लस पीछे बैठने वाली सवारी के लिए अच्छी क्वालिटी का साइज़ के हिसाब से हेलमेट पहनना और उसका स्ट्रेप लगाना बहुत ही ज़रूरी है।
एग्जैक्टली तो एक नॉर्मल इंसान को अगर वो गाड़ी चला रहा है या फिर रेगुलर यातायात करता है रास्ता से, तो उसका ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है हेलमेट, क्योंकि हेलमेट पहनने से हम लोग का क्या होता है कि जो मेन हम लोग के ह्यूमन बॉडी में है ब्रेन, तो ब्रेन का एक सुरक्षा के लिए हम लोग का ब्रेन में हेलमेट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 40 to 50% जो कि है केसेस में कि उसका जो चांसेस है एक बहुत ही बुरा तरीके या फिर बुरा जगह पे जाने का वो बहुत कम जाता है। जैसे कि सर ने बोला कि सर ऐसे भी तो बहुत केसेस होता है कि आपके पास आता है तो उसका फुल बॉडी एक्चुअली पैरालाइज हो जाता है एकदम कुछ घंटों में, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट ओटी में ले लेते हैं? ऐसे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि अगर पेशेंट का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पैरालिसिस या कोमा में है, तो उसमें कुछ के केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं भी है, तो डिसाइड होता है सीटी स्कैन। तो हम पहले ही ऐसे पेशेंट को स्टेबलाइज करते सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में अगर ब्लीडिंग आता है, साइज़ में बड़ा है, तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ चोट ऐसी होती है ब्रेन के जिसमें बड़ा ब्लीडिंग ना होने के बावजूद भी पेशेंट पूरा पैरालिसिस कोमा में हो सकता है। खास करके उसमें एक मेडिकल टर्म्स या मेडिकल बीमारी जो ट्रॉमा की है उसको बोलते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। उसमें आप कुछ नहीं कर पाते, उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं, उसको आपको सिर्फ सपोर्टिव केयर ही देना होता है। तो पेशेंट कितना भी सीरियस हो, लेकिन उसको सर्जरी करना है कि नहीं करना है, उसको सीटी स्कैन में क्या आता है उसके ऊपर ही डिसाइड किया जाता है। ओके सर, थोड़ा आसनसोल जो हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे कि आपके स्पेशली आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप लोग इस केसेस में, या फिर क्या होता है, या फिर आपके पास अगर कुछ भी पेशेंट्स आता है तो आप लोग कैसे गाइडेंस करते हैं, इस टोटल प्रोसेस को बोलिए। देखिए, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं, जो जिनको ब्रेन इंजरीज होती है, फिर वो चाहे कम सीवियर हो या तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो, इसको अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल और टीम होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ में हो गया कि एक तो पेशेंट, ऐसे पेशेंट आपके पास चल के नहीं आते, ऐसे पेशेंट इमरजेंसी में ही आते, तो एक आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए कि जिसमें आपका इमरजेंसी डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल हो, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो वो भी इवन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन तुरंत ही इमरजेंसी में अवेलेबल। तो एक पूरा अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्लस डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन होना चाहिए, और एमआरआई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो भी हो। ऐसा नहीं कि पेशेंट एडमिट तो होगा लेकिन सीटी स्कैन करने के लिए उसको 2 किलोमीटर दूर कहीं और जाना पड़ेगा। तो इन हाउस फैसिलिटीज़ बोलते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर ही ये सब फैसिलिटी होनी चाहिए, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन या जो भी ज़रूरत पड़े। तो ये सब कुछ चीज़ें हमारे आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ वेंटिलेटरी सपोर्ट से, इमरजेंसी फिजिशियन और उनका टीम है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, सीटी स्कैन, एमआरआई है, और उसके बाद पेशेंट एडमिट होने के बाद उनको सर्जरी की ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन इस तरह के जो सीरियस पेशेंट है तो यूजुअली आईसीयू में एडमिट है, तो उसके लिए आपका एक अलग से, जैसे कार्डियक आईसीयू का कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को पता होता है कि भाई जो कार्डियक के पेशेंट होते हैं हार्ट सर्जरी के, उनके लिए एक अलग आईसीयू, वैसे ही न्यूरो पेशेंट के लिए न्यूरो आईसीयू एक अलग होता है। तो उसमें एक न्यूरो के सब पेशेंट उसी तरह के आईसीयू में एडमिट होते हैं, उनका भी एक फिजिशियन की टीम होती है, आईसीयू के देखने वाले क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये सब पूरा एक फैसिलिटी और एक पूरी टीम होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाते, जो सब कुछ हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ओके, बट कुछ केसों में सर ऐसे भी देखा जाता है कि कोई इंसान हेलमेट पहना हुआ है तो भी फिर उसका जो सामने का जो एक लेयर होता है या फिर सामने का जो मिरर होता है वो फट के आँखों में चला जाता है, जो कि ब्रेन में कुछ डायरेक्ट हम लोग का नर्व रहता है, तो बाहर से भी कुछ सर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने ऐसे कुछ देखा है, कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है। तो उस केसेस में आप लोग क्या करता है, जो कि बहुत क्रिटिकल केसेस होता है? ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, यूजुअली जो इस तरह की चोट लगती है हेलमेट के बावजूद भी सीरियस चोट, तो यूजुअली उसमें जो 2 व्हीलर पे जा रहा है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, या तो सामने से कोई व्हीकल जो टकराया है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होता है। ऐसे केसेस में ही इस तरह की चोट लगती है। प्लस इट डिपेंड्स करता है आपकी जो हेलमेट है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर लो क्वालिटी वाला होगा तो उसमें भले ही आपने हेलमेट पहना है लेकिन चोट लग सकती है, और उसमें लगने के बाद अगर फेस पे या तो आँख में चोट लगी है तो उसका भी उसी हिसाब से एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह करके डायग्नोस करके जो चीज़ होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसमें हमें टीम अप्रोच का ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट का केयर तो ब्रेन न्यूरोसर्जन ले लेता है, लेकिन अगर साथ में आँख वगैरह में भी चोट लगी या तो फेस के ऊपर भी चोट लगी या तो फेस के जो छोटे छोटे हड्डी है उसमें भी फ्रैक्चर है, तो उसमें आँख के डॉक्टर्स, ऑप्थेल्मिक सर्जन की जरूरत पड़ सकती है या तो प्लास्टिक सर्जन की भी जरूरत। तो एक पूरा टीम अप्रोच रहता है और एक टीम मिलके उस पेशेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती है वो उस हिसाब से किया जाता है।
ओके, जो कोमा का पेशेंट्स रहता है उसके क्षेत्र में उसका जो खाने का स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत चेंजेस आता है उसमें, तो आप वहाँ पे क्या खाना प्रेफर करते हैं या फिर इस केसेस में आप लोग क्या खाने का स्ट्रक्चर रेडी रखते हैं? जो लॉन्ग टर्म कोमा में पेशेंट्स रहते हैं या तो आईसीयू में जो पेशेंट्स रहते हैं जो वेंटिलेटर पे है जो होश में नहीं है, उनको आप जी। ऑब्वियस चीज़ें जो आदमी आँख नहीं खोल पा रहा है, बातचीत नहीं कर पाए, तो आप उनको मुंह से तो खाना नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली हर हॉस्पिटल में यही किया जाता है कि एक राइल्स ट्यूब फीडिंग होता है जिसमें अच्छा। एक ट्यूब होता है जो आपके नाक के थ्रू डाला जाता है, जो अंदर जाके आपके पेट तक पहुंचता है। फिर उस ट्यूब के थ्रू हर कुछ घंटों पे लिक्विड डाइट उस नली से दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल खाना तो दे पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ऐसे पेशेंट लॉन्ग टर्म रहते हैं तो उनका बॉडी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल जो खाना पीना लेते हैं तो उनका एक रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे होते हैं तो उनको खाना जो देना होता है उसको एक वेल बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक चीज़ होना चाहिए, प्रोटीन एक तरह का मिलना चाहिए, उनको बॉडी में फ्लूइड मिलते रहना चाहिए, मिनरल्स मिलते रहने चाहिए। तो उसके लिए भी डाइटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हर हॉस्पिटल में यूजुअली अवेलेबल रहते हैं। तो एक इस तरह के पेशेंट के लिए उनको और क्या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारी से है कि नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिकली एक डाइट प्लान प्रिपेयर किया जाता है। फिर उस हिसाब से उनको फीडिंग दिया जाता है। हर 2 घंटे पे 1.5 घंटे पे वो नली जो होती है उसके थ्रू लिक्विड डाइट दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन पाउडर्स और ये सब चीज़ें भी लेटर ऑन ऐड किया जाता है। ओके ओके ओके, हम लोग, मुझे तो लगता है कि हम लोग जो भी हम लोग का क्राइटेरिया है या फिर जो भी हम लोग का कॉर्नर है हम लोग सब कवर कर चुके हैं। जी, सर जी। हम लोग बात कर रहे थे कि आज की एक्सीडेंट में बेसिकली क्या होता है, या फिर एक्सीडेंट में अगर ब्रेन में कुछ डायरेक्ट इंटरनल इशू होता है तो अगर आप उसको कुछ, या फिर आपके साथ भी अगर ऐसा घटना होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, सब हम लोग आज कवर कर चुके हैं। फिर भी बोल देंगे कि हम लोग के साथ आज था आसानसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर मिलन कुमार संजालिया सर, जो कि स्पेशली न्यूरोलॉजी सर, न्यूरोलॉजी बेसिकली न्यूरोलॉजी है, और उस पेशेंट में क्या क्या होना चाहिए और कैसे आप लोग कंसर्न करेंगे, आप जा सकते हैं टोटल जाके आप लोग बात कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। अभी के लिए तो हम लोग का समय यहाँ पे समाप्त होता है। अब फिर से आएंगे कुछ नए एपिसोड के साथ, कुछ नया क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ, এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।